भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत। कल राजनयिक स्तर की वार्ता में शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेद सुलझाने पर बनी थी सहमति। केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार केरल में 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट, लेकिन 9 जून से आम लोगों को मिलेगा प्रवेश। महाराष्ट्र में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुली दुकानें। जम्मू कश्मीर में आज से सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू। एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के लिए बुकिंग शुरू की। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप के चुनिंदा मार्गों पर बुकिंग जारी। 1 लाख से भी अधिक भारतीय 454 उड़ानों के जरिए अब तक लौटे स्वदेश। INS जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर मालदीव से आ रहा है भारत। कृषि सुधारों के लिए 2 अध्यादेश जारी। किसानों को पसंद के बाजार में उत्पादों को बेचने की मिली छूट। और भारत में कोविड-19 के 1,15,942 सक्रिय मामले, 1,14,072 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। दुनिया भर में कोविड-19 से 67 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित और करीब 4 लाख की मौत। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध दूर करने के लिए आज भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हो रही है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं, जो लेह में स्थित 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडर हैं, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिला कमांडर कर रहे हैं। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में मालदो में सीमाकर्मी बैठक स्थान पर हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारतीय पक्ष पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में यथास्थिति बहाल रखने पर जोर देगा, ताकि 5 मई को दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद चीन की ओर से बनाए गए अस्थायी शिविरों को हटाते हुए तनाव में धीरे धीरे कमी लाई जा सके। पिछले महीने गतिरोध शुरू होने के बाद भारतीय सैन्य नेतृत्व ने फैसला किया था कि भारतीय सेना पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी के सभी विवादित क्षेत्रों में चीनी सैनिकों की आक्रामक मुद्रा से निपटने के लिए दृढ़ दृष्टिकोण अपनाएगी। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। और इससे पहले कल भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें भारत की तरफ से संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया के नवीन श्रीवास्तव और चीनी विदेश मंत्रालय में महानिदेशक वू जियांगहो शामिल हुए। दोनों पक्षों ने वर्तमान घटनाक्रम सहित द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। कल की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध और मौजूदा वैश्विक स्थिति में स्थिरता लाई जाए। दोनों पक्ष एक दूसरे की संवेदनाओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करेंगे। दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं बनने देने पर भी चर्चा हुई। बढ़ते अगली खबर की तरफ। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट 8 जून को खोले जाएंगे, लेकिन उस दिन सिर्फ वहां की सफाई का काम होगा और परिसर को कीटाणु रहित किया जाएगा। और 9 जून से आम लोग इन जगहों पर जा सकेंगे। इसके अलावा केरल सरकार ने केंद्र की ओर से जारी मानदंडों का पालन करते हुए कहा है कि 65 साल से अधिक आयु के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना चाहिए। मास्क का उपयोग, साबुन के साथ हैंड वॉशिंग, जहां भी संभव हो सैनिटाइजर का उपयोग, 6 फीट की दूरी बनाए रखना, तापमान की थर्मल जांच, रजिस्टरों का रखरखाव और अलग अलग एंट्री और एक्सिट गेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा राज्य सरकार ने अपने दिशा निर्देश में कहा है। उधर महाराष्ट्र में अनलॉक फेज 1 के दूसरे चरण के तहत कुछ और छूट मिल गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र के तहत आने वाले शहर के लोग एक दूसरे के क्षेत्र में बिना किसी पाबंदी के
आवाजाही की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले सिर्फ जरूरी सेवाओं और इमरजेंसी ट्रैवल पास के आधार पर ही ये इजाजत थी। इसके अलावा ऑड इवन फॉर्मूले से दुकानें भी खुल गई हैं, जिसमें दुकानदार सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे। हालांकि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने, बाजार में भीड़ ना होने देने और ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए नई गाइडलाइंस को 30 जून तक फॉलो करना होगा। इसके तहत 30 जून तक एक दिन सड़क के एक तरफ की दुकानें और दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें खोली जा सकेंगी। गार्डन और ओपन जिम खोलने को भी मंजूरी मिली है। हालांकि लोगों को 2 गज की दूरी के नियम को फॉलो करना होगा। वहीं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आज से सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी सभी कार्य दिवसों में नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित होंगी। इस संबंध में जारी सरकारी अध्यादेश के अनुसार जिन कर्मचारियों को अधिक जोखिम है, यानी पुराने कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और जिन कर्मचारियों का इलाज चल रहा है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। साथ ही प्रबंधन से जहां तक संभव हो पाए कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सुविधा प्रदान करने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही आदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी एसओपी में निर्धारित सभी उपायों का हर समय पालन करने पर भी जोर दिया गया है। इस बीच सऊदी अरब सरकार ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए हज यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है, जिसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2020 के लिए जमा कराए गए पैसों को वापस करने का फैसला लिया है। हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मकसूद अहमद खान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस साल यानी हज 2020 के लिए सऊदी अरब सरकार ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए इसे रद्द करने का फैसला लिया है। इसलिए भारत से हज यात्रा पर जाने के इच्छुक सभी यात्रियों के जमा कराए गए पैसे को वापस करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने हज यात्रियों से अनुरोध किया है कि कमेटी के वेबसाइट पर यात्रा रद्द करने संबंधी एक आवेदन पत्र अपलोड किया गया है। इस फॉर्म को भरने के बाद यात्रियों के अकाउंट में सीधे पैसा वापस कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े 2 अध्यादेश शुक्रवार को अधिसूचित कर दिए। ये अध्यादेश किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उनकी उपज का बेहतर कीमत दिलाने से जुड़े हुए हैं। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों और ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के लिए भारत के राष्ट्रपति ने इन अध्यादेशों को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 को अधिसूचित किया। इसका लक्ष्य किसानों को राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में अपनी पसंद के बाजार में कृषि उपज को बेचने की छूट देना है। वहीं एक अन्य अध्यादेश मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता अध्यादेश 2020 किसानों को प्रसंस्करण इकाइयों, थोक व्यापारियों, बड़ी खुदरा कंपनियों और निर्यातकों के साथ पहले से तय कीमतों पर समझौते की छूट देगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन सुधारों को सफल तरीके से लागू करने में सहयोग करने के लिए कहा है। उन्होंने नए सुधारों के परिवेश में कृषि क्षेत्र के विकास और वृद्धि में उनके लगातार समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा है कि किसानों को बेहतर दाम वाले अपनी पसंद के बाजार में उपज बेचने का विकल्प देने से संभावित खरीदारों की संख्या भी बढ़ेगी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा समेत तमाम स्थगित परीक्षाओं और आगामी परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 अब 4 अक्टूबर को आयोजित होगी। पहले ये परीक्षा 31 मई को आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही सिविल सेवा परीक्षा 2019 के शेष साक्षात्कार आगामी 20 जुलाई से दोबारा शुरू हो जाएंगे। यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा के अलावा भी कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। नया कैलेंडर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त वेद मारवाह का शुक्रवार को गोवा में निधन हो गया।
वो 87 वर्ष के थे। मारवाह 1985 से 1988 तक दिल्ली पुलिस आयुक्त रहे और उन्होंने 1988 से 1990 के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के तीसरे महानिदेशक के तौर पर भी सेवाएं दी। वो मणिपुर, झारखंड एवं मिजोरम के राज्यपाल भी रहे। गोवा के डीजीपी ने ट्वीट के जरिए उनके निधन पर दुख जताया है और कहा कि वो पुलिस बल के महान नेता थे। वेद मारवाह ने चुनौतियों के समय पुलिस बल का नेतृत्व किया और 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। उनके परिवार के साथ डीजीपी ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। और अब बात कोविड के मामलों की। भारत में कोविड-19 की ताजा स्थिति अब आपको हम बता दें। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक भारत में अब संक्रमण के कुल सक्रिय मामले हैं 1,15,942। तो ये हैं कुल सक्रिय मामले जो कि भारत में इस वक्त कोविड-19 के हैं। और वहीं अगर स्वस्थ हो चुके मरीजों की बात करें तो जो आंकड़े हैं वो बढ़कर 1,14,072 हो चुके हैं। यानी ये सभी संक्रमण से मुक्त होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि 6,642 लोगों की कोविड-19 से भारत में मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की लगातार लोगों से अपील है कि वो लॉकडाउन में दी गई ढील के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से जरूर पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और उसे रोज अपडेट करें। इसके अलावा मास्क पहने बिना घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत एयर इंडिया ने अमेरिका और ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों के लिए विमानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। बुकिंग शुरू होते ही यात्रियों की तरफ से काफी मांग बढ़ गई और पहले 2 घंटे के अंदर ही इसकी वेबसाइट को करोड़ों लोगों ने देखा। एयर इंडिया ने शुक्रवार की शाम 5 बजे बुकिंग शुरू की थी। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के दौरान 10 जून से 1 जुलाई के बीच यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका के लिए करीब 300 उड़ानें संचालित करेगा। अभी तक इस मिशन के जरिए 454 उड़ानों से 1 लाख से भी अधिक भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। इस बीच INS जलाश्व माले से भारतीयों को लेकर तमिलनाडु के रास्ते में है और ये जहाज कल तूतीकोरिन पहुंचेगा। इस जहाज में 700 भारतीय नागरिक सवार हैं। माले में भारतीय उच्चायोग मालदीव के अधिकारियों के सहयोग से प्रवासी भारतीयों की वापसी के कार्य का समन्वय कर रहा है। नौसेना की ओर से चलाए जा रहे समुद्र सेतु अभियान के तहत INS जलाश्व और INS मगर ने 1,500 प्रवासी भारतीयों को पिछले महीने स्वदेश पहुंचाया था। और कोरोना के खिलाफ सतर्कता एक बहुत ही बड़ा हथियार है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी और व्यापार मंडल लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। सरकार के अनलॉक में छूट दिए जाने के बाद धीरे धीरे व्यापारी अपनी दुकानें खोलने लगे हैं और इसी के साथ बागेश्वर में व्यापार मंडल और रेड क्रॉस के सदस्यों ने व्यापारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। बागेश्वर जिले में महानगरों से अभी तक 24,312 प्रवासी आ चुके हैं। इनमें से 17,990 लोगों ने 14 दिनों का संस्थागत और होम क्वारंटीन पूरा कर लिया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शारीरिक दूरी का पालन कराना हो या फिर लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाना, रेड क्रॉस की टीम पूरी तत्परता के साथ इस काम को कर रही है।